हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। अगर एक पार्टिकल रहेगा मास m1 का और दूसरा पार्टिकल रहेगा मास m2 का और इनके बीच का डिस्टेंस r होगा, तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन m1 और m2 आपस में अट्रैक्ट करेंगे और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के साथ। सो ये प्रोपोर्शनल रहेगा m1 इंटू m2 के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के साथ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आर स्क्वायर के साथ। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो ये बनेगा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर जी का जो वैल्यू रहता है इट इज 6.67 इंटू 10⁻−11 और इसका जो यूनिट रहेगा वो यहीं से मिलेगा। एफ का यूनिट न्यूटन, आर का मीटर, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये केजी इंटू केजी बनेगा केजी स्क्वायर, तो ये केजी स्क्वायर भी नीचे आएगा, तो यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी काफी बार 6.67 को वी कैन कंसिडर इट एज 20/3 एंड गो अहेड विद द कैलकुलेशंस। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। अब ग्रेविटेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। फिर आएगा वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड फाइनली आएगा वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। अब ये तीनों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जी का फॉर्मूला डिराइव करना होगा। वंस अगेन जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ्स सरफेस। सो मान लो ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस लेट्स कॉल इट कैपिटल आर और अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बस रखा हुआ है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लेट्स कॉल इट स्मॉल एम एंड मास ऑफ अर्थ लेट्स कॉल इट कैपिटल एम। अब ऐसा बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between earth and body, this is exactly what we call weight of the body। मतलब अगर कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे जस्ट रेस्ट पे है और इवन इफ इट्स इन मोशन, कंसिडर एट द टाइम बीइंग द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी है तो वेट ऑफ द बॉडी इज सिंपली डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज जी, बॉडी का मास m, अर्थ का मास कैपिटल M एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अर्थ जो है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे रहेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल आर विच इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये हो जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वी कैन राइट इट एज एम जी। यहाँ पे स्मॉल m दोनों साइड्स पे कट होगा एंड g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर। but this is acceleration due to gravity on the surface of earth। g का, because I said acceleration due to gravity, acceleration का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो या ये हमारा g का फॉर्मूला हो गया ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट। न्यूमेरिकल्स में काफी बार ये वैल्यूज यूज होंगे तो ये वैल्यूज भी याद रखना अलॉन्ग विद g का वैल्यू। सो इफ आई आस्क यू मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg। वैसे तो न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज देके रखते ही है बट फिर भी एक बार मेमोराइज कर लोगे तो बेटर। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अगर मीटर में लिखेंगे तो ये बनेगा 6.4 into 10⁻6 मीटर। So yeah, it will be good if you can remember these two values along with the value of g. And yeah, let's move on. These are the three things we had to calculate. Variation of g with height. So first ले लेंगे variation of g with height. अगर अर्थ यहाँ पर है, दिस r is the radius of earth and let us say जो ऑब्जेक्ट m मैंने surface of the earth पे रखा था उसे मैंने यहाँ पे रख दिया। So this is a particle of mass m at a height h from the surface of earth। इतना लेंथ वैसे भी radius of earth था। थ्रू आउट द वीडियो अर्थ के सेंटर से जो भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वी विल रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल r। सो फिलहाल ये r प्लस h जो रहेगा दैट विल बी स्मॉल r। स्मॉल r का मीनिंग रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। सो r प्लस h को हम स्मॉल r लिखेंगे। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। सो वंस अगेन इस हाइट पे g का वैल्यू क्या रहेगा वो फाइंड करना है। सो लेट अस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस हाइट इज gh। सो वही बात,
force of attraction between the particle and earth is called weight of the body. That force of attraction will be given by G, small m, capital M divided by, इस केस में the distance is r plus h. So upon एक तो r square आएगा and that will be written as r plus h the whole square, and that is equal to weight of the body. Once again, weight of the body is simply mg, but क्योंकि यहाँ पे acceleration due to gravity gh था, I'll write it as gh. It's not g into h, it is g with a subscript h. Once again, m cancel होगा and we get the formula of gh as gm divided by r plus h the whole square. जो g का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इट वॉज gm by r square. सो वी कैन सिंपली डिवाइड द टू फॉर्मूला. अगर मैं gh अपॉन g डिवाइड कर दूं तो gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर इज gh डिवाइडेड बाय मतलब मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल. तो g का फॉर्मूला gm और r स्क्वायर ऊपर चले जाएगा. सो इफ यू कैंसिल gm हियर एंड हियर, you are left with gh upon g is equals to r square upon r plus h the whole square. So r upon r plus h the whole square. ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें याद रखना होगा, न्यूमेरिकल्स में काफी बार यूज होगा. इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके एक और फॉर्मेट में लिखते हैं. gh अपॉन g इज, अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो पावर हो जाएगा -2, तो ये बनेगा r प्लस h अपॉन r द होल पावर -2. इसे भी अगर सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस h अपॉन r पावर -2. अब बाइनोमियल थ्योरम का एक रिजल्ट है, द रिजल्ट इज 1 प्लस x द होल पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx. अगर यहां बीच में माइनस रहेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा. सो 1 प्लस और माइनस x द होल पावर n इज 1 प्लस और माइनस nx. बट ये रिजल्ट सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब x का वैल्यू 1 के कंपेयर में काफी छोटा होगा. सो यहां पर अगर h बाय r का वैल्यू 1 के कंपेयर में काफी छोटा है, सो इफ h by r is much less than 1, और r को अगर यहां ले लेंगे तो we can say h is much less than r. So if h is much less than r, then ये 1 plus h upon r the whole power -2 इस फॉर्मूला के हेल्प से this becomes approximately 1 minus 2h by r. So ये भी एक फॉर्मूला काफी बार यूज करेंगे. अगर उन्होंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस से बहुत थोड़ा ही ऊपर है, मतलब h का वैल्यू इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ r, तो gh अपॉन g का जो फॉर्मूला रहेगा वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 1 प्लस 2h बाय r. तो ये भी एक फॉर्मूला है जो कभी कभी यूज होगा, एंड ये फॉर्मूला यूज सिर्फ तभी होगा जब ये वाला सिचुएशन हमें बताया जाएगा. इफ दिस सिचुएशन इज नॉट मेंशन्ड देन इन ऑल अदर केसेस द फॉर्मूला यू विल यूज इज दिस फॉर्मूला. तो ये हमारा फर्स्ट हमने डिस्कस किया, दैट इज वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट. सेकेंड हमें डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ g विथ डेप्थ. सो सेकेंड वाले पे आ जाएंगे. दैट्स द अर्थ, एंड लेट अस से यू आर गोइंग स्लाइटली डीपर इनटू द अर्थ. सो इफ दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, लेट्स से यू आर एट अ डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस. एक स्फीयर यहां पर बना लेंगे. Distance from the center of the earth up to this sphere we will call it small r. Capital R is radius of the earth, तो ये पूरा यहां तक capital R हो जाएगा. ये small r था, depth d था. You can say that capital R is small r plus d, और you can say small r is capital R minus d, because अगर ये d था तो ये जो इतना लेंथ रहेगा ये भी d ही रहेगा. So yeah, small r over here is capital R minus d. Yeah, you can remember that equation. And let's make an equation first for the density of earth. So the density of earth is clearly mass by volume. अर्थ को अगर हम स्फीयर अज्यूम करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो मास ऑफ द अर्थ ये आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम को हमने लिख लिया 4/3 पाई आर क्यूब. अब अगर हमें स्मॉल जी का फॉर्मूला लिखना है तो स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ. इसका फॉर्मूला था gm अपॉन आर स्क्वायर. सो ये बन जाएगा g अपॉन आर स्क्वायर इंटू m को हम लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. सो यहां पे आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल होगा, एंड g का फाइनल फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई आर रो g. इसे हम मार्क करेंगे इक्वेशन 1. अब जब भी हम इस पॉइंट के बारे में बात करें, मुझे यहां पे ग्रेविटी का वैल्यू चाहिए था, मतलब लेट अस से द ग्रेविटी एट अ डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज gd. तो gd का फॉर्मूला मुझे फाइंड करना है.
अब जीडी अगर सोचेंगे तो इस पॉइंट पे ग्रेविटी जो आएगा इट इज ओनली ड्यू टू द मास दैट इज इनसाइड दिस स्फीयर। स्फीयर के अंदर का जितना मास है उतना ही मास यहां पे ग्रेविटी क्रिएट करेगा। एनी मास विच इज आउट ऑफ द स्फीयर कैन नॉट क्रिएट ग्रेविटी एट दिस पॉइंट। सो ये एक बेसिक रूल रहेगा ग्रेविटेशन में, दैट ग्रेविटी एट अ सर्टेन पॉइंट इज क्रिएटेड ओनली बिकॉज ऑफ द मास विच इज एनक्लोज्ड विद इन द स्फीयर एंड नॉट बिकॉज ऑफ द आउटसाइड मास। सो अब ये मास कितना रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेट्स सिंपली कॉल इट एम डैश। तो जीडी का जो फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले तो जी का बेसिक फॉर्मूला जी एम बाय आर स्क्वायर था, तो जीडी का जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी जी एम डैश बाय इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, सो अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। अब एम डैश अगर फाइंड करना है तो वापस हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इसका मास अपॉन इसी का वॉल्यूम। सो इसका मास जो आएगा दैट इज एम डैश अपॉन इसका जो वॉल्यूम आएगा, अगेन इट इज अ स्फीयर एंड वी कैन राइट द वॉल्यूम एज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सो यहां से एम डैश अगर रीअरेंज कर लेंगे तो एम डैश का फॉर्मूला बनेगा दिस इज जी बाई आर स्क्वायर इंटू एम डैश का फॉर्मूला यहां से हमने बनाया 4/3 पाई पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो। यहां पर आर स्क्वायर एंड आर क्यूब कट होंगे, यहां पे एक स्मॉल आर बचेगा एंड फाइनली हमें जीडी का फॉर्मूला मिल गया। इट इज 4/3 पाई आर जी रो। सो 4/3 पाई आर रो एंड कैपिटल जी, इसे मार्क करेंगे इक्वेशन 2। अब यहां पे जीडी और जी का अगर रेशियो चाहिए तो वी कैन सिंपली डिवाइड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। तो जीडी अपॉन जी अगर करेंगे तो ये 4/3 पाई रो जी, 4/3 पाई रो जी कैंसिल होगा and we will simply be left with small r upon capital R, and small r upon capital R can be written as r minus d upon r. So you can separate this and make it 1 minus d by r. So gd upon g का एक फॉर्मूला तो यही रहेगा, that is gd upon g is small r by capital R, where small r will be the distance of that point from the center of the earth and capital R is going to be the entire radius of earth. एंड इट्स नॉट ओनली अर्थ, किसी भी प्लैनेट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। एंड सिमिलरली जीडी अपॉन जी अगर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस के टर्म्स में चाहिए तो जीडी अपॉन जी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो या दैट्स द एंटायर डिस्कशन ऑन वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। आगे बढ़े उसके पहले एक ग्राफ काफी बार पूछा जाता है। सो द ग्राफ इज ऑफ जी वर्सेस स्मॉल आर। When I say small r, this is distance from center of earth. Distance from center of earth. और अर्थ नहीं तो दूसरा कोई प्लैनेट रहेगा तो भी चलेगा। सो इफ दैट्स द प्लैनेट, यहां से तुम एक पॉइंट ले लो, लेट्स से दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट अगर लिया तो वो जो करस्पॉन्डिंग स्फीयर होगा वो ये रहेगा। सो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी स्मॉल आर। यू कैन टेक दैट पॉइंट आउट ऑफ द अर्थ ऑल्सो। So once again the distance from center of earth that will be small r. It is this. So basically small r एक वेरिएबल टर्म रहेगा एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ से ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करेगा उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। इफ यू चेक दिस पार्ट, gd upon g is small r upon capital R. Let's write that equation here. gd upon g is small r by capital R. I can take that g on the other side. So gd becomes g by r into small r. सो इफ यू रियलाइज यहाँ पे y पे हम ग्रेविटी प्लॉट कर रहे थे विच इज बेसिकली जीडी का वैल्यू। सो दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप y इक्वल टू m इंटू एक्स, बिकॉज x पे हम प्लॉट कर रहे थे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ स्मॉल r। तो ये y इक्वल टू mx, मतलब इसका जो ग्राफ रहेगा वो लीनियर रहेगा एंड y इक्वल टू mx प्लस c में जब c का वैल्यू 0 आएगा तब वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। तो g वर्सेस r का जो ग्राफ आया वो इस तरीके से आएगा। बट दिस इज ओनली द इक्वेशन टिल यू आर इन द अर्थ, मतलब डेप्थ का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये था। सो इफ यू आर विद इन द अर्थ दिस इक्वेशन विल बी फॉलोड। सो लीनियर पार्ट सिर्फ तब तक आएगा जब तक हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे नहीं पहुंचते। एक बार हमने सरफेस ऑफ द अर्थ क्रॉस ओवर किया तो हमारा इक्वेशन भी बदल जाएगा। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन और द लीनियर ग्राफ टिल कैपिटल आर, बिकॉज एट कैपिटल आर यू आर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस ग्राफ का अगर स्लोप देखेंगे तो अगर m के साथ कंपेयर किया तो g बाय आर आया, तो जो स्लोप रहेगा दैट विल बी g बाय आर। एंड फाइनली अगर अर्थ के बाहर निकल जाते हो तो g का जो वेरिएशन रहेगा
उसका इक्वेशन था जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने डिराइव किया था जी एच अपॉन जी इज आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर. सो दिस इज आर अपॉन आर प्लस एच इटसेल्फ इज स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर. सो जी एच ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर इंटू वन बाय आर स्क्वायर. सो जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज ये जी और आर स्क्वायर तो वैसे भी कांस्टेंट थे. बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी आया इनवर्सली विद आर स्क्वायर, यहां से जो ग्राफ बनेगा इट विल बी अ ड्रॉपिंग ग्राफ एंड अ ड्रॉपिंग नॉन लीनियर ग्राफ. तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा फॉर जी वर्सेस आर. लाइक आई सेड, अप टिल यू रीच द अर्थ सरफेस, मतलब अप टिल आर इट इज गोइंग टू बी अ लीनियर ग्राफ विथ स्लोप जी बाय आर. यहाँ पे जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड आर के बियॉन्ड क्योंकि हमारा इक्वेशन बदल जाएगा, द ड्रॉप इन जी का वैल्यू इज गोइंग टू बी proportional, inversely proportional to r square. So ये जो ग्राफ बनेगा ये नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा. So yeah, that's one graph that they have asked in some of the earlier papers, and yeah, that's it about these 2 points, that is variation of g with height and variation of g with depth. Take the next one, that is variation of g with latitude. So the third one, if that's the earth is going to rotate about a vertical axis in this manner. The line here, the horizontal line is called equator of the earth. And now let us say while the earth rotates in this manner, there is an object somewhere over here. इस ऑब्जेक्ट का जो लैटिट्यूड रहेगा वो इस तरीके से डिफाइंड होगा. सेंटर ऑफ अर्थ से इसकी तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है. The length of this line is going to be the radius. ये लाइन इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाएगा, that angle is called theta, and that theta is called latitude of this particular point. तो थीटा के साथ हमारा g का वैल्यू कैसे वेरी करेगा वो हमें फाइंड करना है. अब अर्थ अगर इस तरीके से रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इस तरीके से. सो दिस डॉटेड लाइन ओवर हियर इज रिप्रेजेंटिंग द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल. इस सर्कुलर मोशन का सेंटर यहां पर रहेगा, एंड लेट अस से दैट द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन इज स्मॉल आर. कैपिटल आर को भी यहां से इरेज करके यहां पे लिख लेंगे. यहां पे अगर देखेंगे तो ये जेड फॉर्मेशन आया, मतलब ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल बनेगा. तो क्योंकि ये थीटा था, ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा. यू कैन गिव अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. अगर कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, बिकॉज यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बनेगा. सो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज कॉस थीटा. आर को राइट में ले लिया तो स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा. वी विल बी यूजिंग दिस रिलेशन अ लिटिल वाइल लेटर. अब जब भी ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के बाहर की तरफ रहेगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा जो सेंट्रीपीटल फोर्स का था. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज स्मॉल आर, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी द सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ओनली. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया एम आर ओमेगा स्क्वायर. अब इस पार्टिकल का जो वेट है, दैट वेट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द पार्टिकल. तो पार्टिकल और अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस तरफ रहेगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्शन हो जाएगा mg का डायरेक्शन. अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट निकालेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इस तरफ का भी एक कंपोनेंट आएगा, बट इस कंपोनेंट का फिलहाल कोई काम नहीं है. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिर्फ इस वाले कंपोनेंट को देखेंगे तो ये वाला कंपोनेंट वेट के ऑपोजिट की तरफ एक्ट करेगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट वेट को कम करेगा. तो अपैरेंट वेट जो रहेगा इट विल बी लेसर देन द ट्रू वेट mg. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, तो ये थीटा है, तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से थीटा रहेगा. एम आर ओमेगा स्क्वायर का थीटा के साइड का जो कंपोनेंट है दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा. एंड फाइनली हमारा जो अपैरेंट वेट आएगा that will be true weight minus the centrifugal force component. So minus centrifugal force का component is CFF into cos theta. So apparent weight we will call it mg dash equal to true weight जो कि simply mg था minus CFF जो कि mr omega square था, और क्योंकि हमने component ले लिया it is mr omega square cos theta that will be subtracted from the true weight. So mr omega square cos theta. You can cancel an m throughout in your equation,
एंड यू आर लेफ्ट विथ जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर को भी हम डाल देंगे आर कॉस थीटा, तो जैसे ही डालेंगे आर कॉस थीटा ये बनेगा आर ओमेगा स्क्वायर एंड देन दैट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मेक्स इट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया जी डैश का फॉर्मूला विथ चेंजेस इन द लैटिट्यूड। अगर यहाँ पे थीटा के अलग अलग वैल्यूज डालेंगे, मतलब लेट्स पुट इन स्पेसिफिक केसेस, केसेस में कुछ ऐसे डालेंगे दैट एट इक्वेटर, अगर इक्वेटर देखेंगे तो अगर पार्टिकल इक्वेटर पे रहेगा तो ये थीटा का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। अगर थीटा को जीरो डालेंगे तो कॉस थीटा 1 आएगा एंड जी डैश का फॉर्मूला बनेगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द अपेरेंट ग्रेविटी एट द इक्वेटर। एंड अगर पोल्स के बारे में बात करेंगे तो एट द पोल्स थीटा बिकम्स 90, मतलब पार्टिकल अगर यहाँ पोल पे रहेगा तो ये थीटा का वैल्यू 90 आएगा और थीटा को 90 डाला तो कॉस थीटा जीरो होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो आएगा एंड जी डैश विल बिकम इक्वल टू जी ओनली। सो कहने का मतलब है दैट एज यू कम फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, ये जो सब्ट्रैक्ट करने वाला टर्म है वो बढ़ते जाएगा। सो यू विल हैव मिनिमम ग्रेविटी एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम ग्रेविटी एट द पोल्स। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे मिनिमम रहेगा एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पोल्स पे मैक्सिमम रहेगा। तो या दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन फॉर वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सैटेलाइट्स। सो अगर एक प्लैनेट रहेगा, लेट्स कॉल इट अर्थ ओनली फॉर नाउ, एंड अर्थ के आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये जो ऑब्जेक्ट अर्थ के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा उसे हम कहेंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें निकालना है। टाइम पीरियड मतलब द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सैटेलाइट का हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, लेट्स कॉल इट h, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड ये टोटल लेंथ जो रहेगा दैट विल बी स्मॉल r। ये मैंने पहले भी कहा था, स्मॉल r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू दैट स्पेसिफिक पॉइंट। अब सैटेलाइट जब भी रिवॉल्व करेगा तो वो सर्कुलर मोशन में होगा और सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी के ऊपर अलग से कोई फोर्स नहीं होता है, एनी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग फोर्सेस विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा सैटेलाइट का अपना वेट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे सैटेलाइट का जो भी वेलोसिटी रहेगा वी विल कॉल इट क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर सैटेलाइट क्रिटिकल वेलोसिटी पे मूवमेंट करेगा तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा। अगर सैटेलाइट का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो सैटेलाइट एज ए वर्टिकल एलिप्स में मूवमेंट करेगा। अब या तो ये वर्टिकल एलिप्स में मूवमेंट करते ही रहेगा एंड बाई चांस अगर इस वर्टिकल एलिप्स में मूवमेंट करते टाइम सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया तो सैटेलाइट ऐसे स्पाइरल करते हुए अर्थ के ऊपर वापस गिर जाएगा। अगर सैटेलाइट का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से बड़ा होगा तो सैटेलाइट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे जाएगा। वीसी से कम मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट वर्टिकल रहेगा और वीसी से ज्यादा मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से बड़ा रहता है। सो पार्टिकल का सैटेलाइट का वेलोसिटी अगर वीई से कम और वीसी से ज्यादा है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स वाला ऑर्बिट बनेगा। और सैटेलाइट वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करके स्पेस में निकल जाएगा। सो या आई वाज सेइंग सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी रिटन एज एम वीसी स्क्वायर बाय आर, जहां पे वीसी मतलब सैटेलाइट का क्रिटिकल वेलोसिटी, एम मतलब सैटेलाइट का मास, अर्थ का मास विल बी कैपिटल एम, एंड आर मतलब सैटेलाइट के सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द सैटेलाइट विच इज एम जी एंड एम जी, और यू कैन सिंपली से weight of the satellite मतलब force of attraction between the satellite and earth and that force of attraction is gmm by r, sorry gmm by r square। तो यहां पे स्मॉल m और स्मॉल m लेफ्ट राइट में कैंसिल होगा, एक r लेफ्ट राइट में कैंसिल होगा और फाइनली हमें vc का फॉर्मूला मिला, vc स्क्वायर इज gm by r। सो vc का फॉर्मूला बन जाएगा रूट ओवर gm by r। यहां पर r मतलब r प्लस h, स्मॉल r मतलब ये जो रेडियस था ऑफ सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट इज इक्वल टू कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मुझे चाहिए था टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट मतलब टाइम नीडेड फॉर सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 पाई r एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी।
ये फॉर्मूला आया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। सो टाइम मतलब टाइम पीरियड इज डिस्टेंस विच इज 2πr डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द सैटेलाइट विच इज वीसी। वीसी का ये फॉर्मूला अगर यहां डाल देंगे तो ये बनेगा 2π रूट ओवर, एक तो ये वीसी मतलब रूट ओवर जीएम डिनोमिनेटर में आएगा, और ये जो आर, ये आर था ये ऊपर जाएगा, ये जो आर था वो आर ऊपर चले जाएगा, इनटू रूट के बाहर भी एक आर था हमारे पास। इस आर को अगर रूट के अंदर लेंगे तो आर स्क्वायर लिख के लेना होगा, एंड देन आर इंटू आर स्क्वायर विल बी आर क्यूब। सो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज 2π रूट ओवर आर क्यूब बाई जीएम। You can conclude that time period is proportional to r power 3/2 because r power 3 ka root, so that's like r power 3 the whole power half, and that makes it r power 3/2. So yeah, that's the formula for time period of the satellite. The next thing we need is kinetic energy of the satellite. So kinetic energy is simply half mv square. Satellite was moving at critical velocity, so half mvc square. vc का square करेंगे तो gm by r मिलेगा, एंड gm by r अगर यहां पर डाल दिया तो टोटल फॉर्मूला मिलेगा gmm by 2r. वी ऑल्सो नीड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. अब पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा. अगर ये मास m है तो मास m से एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया जाएगा बाय द मास m. सो इफ यू टेक अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द मास m, देन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, not potential energy, something called potential at this point. Potential is represented by the symbol v. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा माइनस जीएम बाय आर. कहने का मतलब अगर एक मास m है तो डिस्टेंस r पे मास m एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा और पोटेंशियल का फॉर्मूला रहेगा माइनस जीएम बाय आर. अगर इस पॉइंट पे एक दूसरा मास आके बैठा, लेट्स कॉल इट m डैश. अगर m डैश का मास एक पॉइंट पे बैठा जिधर पोटेंशियल ऑलरेडी v था, तो इस मास का पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा m डैश इंटू वी. सिंपल कॉन्सेप्ट है. लेट अस से यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, और चेयर फॉर एग्जांपल तुम्हारा मास है 50 kg और तुम चेयर पे बैठे हो. चेयर का पोटेंशियल है 10 वोल्ट. तो ओके, यहाँ पे पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट नहीं आएगा, इट विल बी समथिंग एल्स, बट लेट्स से पोटेंशियल इज 10. आई विल टेल यू व्हाट द यूनिट इज. पहले एक बार फिगर्स देख लो. तुम्हारा मास 50, तुम चेयर पे बैठे, चेयर का पोटेंशियल 10, तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगा m इंटू वी. सो दैट विल बी 50 इंटू 10 मतलब 500 जूल. सो यहां से ही तुम पोटेंशियल का यूनिट भी निकाल पाओगे. पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल रहेगा, m का यूनिट kg रहता है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो रहेगा इसका यूनिट आएगा जूल पर kg. सो यूनिट ऑफ पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जूल पर kg. इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का जो पोटेंशियल रहेगा उसका यूनिट सिंपली वोल्ट आएगा, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विच इज माइनस जीएम बाय आर का यूनिट आ जाएगा जूल पर केजी. सो लेट्स गेट बैक टू दिस. सैटेलाइट अगर किसी पोजीशन पे रहेगा तो इस पॉइंट पे अर्थ अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा. तो अर्थ का जो क्रिएटेड पोटेंशियल रहेगा इट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस जीएम बाय आर. सो पोटेंशियल एनर्जी वी विल राइट इट एज मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. दैट विल बी मास ऑफ द सैटेलाइट. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी क्रिएटेड बाय द अर्थ. अर्थ का सेंटर ऑफ मास इधर है और अर्थ का मास कैपिटल एम रहेगा, तो इस पॉइंट पे अर्थ जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा दैट विल बी माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया फॉर अ सैटेलाइट माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर. सो टोटल एनर्जी जो आएगा, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो जी एम एम बाई 2r प्लस माइनस जी एम एम बाई आर. टोटल करोगे तो ये बन जाएगा माइनस जी एम एम बाई 2r. सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. अब नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में है. अगर इस टोटल एनर्जी को हम पॉजिटिव कर देंगे या जीरो कर देंगे, इसका मीनिंग होगा दैट सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करके निकल चुका है. सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे बाइंडिंग एनर्जी. Binding energy is the minimum energy you need to give the satellite so that it escapes the gravitational influence of the earth. अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव था तो ग्रेविटी एस्केप करने के लिए टोटल एनर्जी का पॉजिटिव या जीरो होना जरूरी है. सो द मिनिमम एनर्जी आई हैव टू सप्लाई इट. अगर इस वैल्यू को जीरो बनाना है, मतलब अगर देखो -50 है, जीरो बनाना है तो +50 करना पड़ेगा. तो इसे अगर जीरो करना है तो मुझे इतना ही एनर्जी सैटेलाइट को सप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वो ग्रेविटी को एस्केप करे. So binding energy is the minimum energy supplied so that the satellite escapes the gravity of Earth.
और वो मिनिमम एनर्जी इसी का पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सो बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगा GMM/2R। सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट, दिस इज टोटल एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट। ये बनेगा फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट एंड ये बनेगा फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। So yeah, that's a little bit of discussion around satellites. Since we discussed something about potential energy, थोड़ा potential energy का एक और discussion कर लेते हैं. Let's say this is a particle of mass m1, this is a particle of mass m2, m3, m4, and so on. I can keep as many particles as I want. Let's consider for now only 4 particles. अगर मुझे इस पूरे पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे? हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि सबसे पहले कुछ था ही नहीं, हम m1 कहीं से लेकर आए और उसे हमने यहाँ पे रख दिया। अगर m1 को हमने यहाँ पे रखा तो स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल था ही नहीं, तो m1 का जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो 0 आया। अब m1 का तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, बट सेकेंड जब भी हम m2 लेकर आएंगे तब m2 को लाते टाइम m1 यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अगर ये डिस्टेंस r12 है तो m1 ने यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट किया दैट विल बी -G m1 डिवाइडेड बाय r12 और इनटू करना पड़ेगा मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल विच इज m2। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ओनली दीज 2 पार्टिकल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी में पहला टर्म आएगा -G m1m2 बाय r12 प्लस, अब प्लस मतलब माइनस ही होगा बिकॉज सारे पोटेंशियल्स नेगेटिव रहेंगे। जब तू m3 लेकर आएगा और m3 को इस पॉइंट पे रखेगा तो इस पॉइंट पे m1 ने भी पोटेंशियल क्रिएट किया, m2 ने भी अपना पोटेंशियल क्रिएट किया। m1 का पोटेंशियल that will be called minus gm1 by the distance is r13, you can say this distance is r23। similarly m2 m4 का डिस्टेंस r24, m3 m4 का डिस्टेंस r34। तो फिलहाल m1 का पोटेंशियल m3 पे क्या रहेगा? सो दैट विल बी माइनस gm1 by r13 और पोटेंशियल एनर्जी के लिए इंटू m3 करना पड़ेगा। सो इन दो का टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया -Gm1m3 अपॉन r13। फिर 2 और 3 का पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ये बनेगा -Gm2m3 अपॉन r23। हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ऑफ द नेक्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस पार्टिकल्स। तो ये भी कह सकता है कि m3 भी तो पोटेंशियल क्रिएट करेगा इन दोनों पे, तो क्या वो एनर्जी हमें वापस कंसिडर नहीं करना पड़ेगा? इट्स लाइक अगर इन दो पार्टिकल्स का एनर्जी इस टर्म में हमने कंसिडर किया तो उसे कंसिडर हमें एक ही बार करना है, रिवर्स वाला कंसिडर करके 2 बार कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत होगा। सो दैट्स अ लॉजिक यू नीड टू नो फॉर पोटेंशियल एनर्जीज। अभी अगर m4 लाके हमने यहाँ पे रख दिया तो m4 पे पोटेंशियल आएगा 1 का, 2 का और 3 का भी आएगा। सो अब m4 के लिए देयर विल बी टोटल 3 पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स दैट यू विल राइट। So minus G m1 m4 by r14 minus G m2 m4 by r24 and minus G m3 m4 by r34। तो ये टोटल एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। अगर एक m5 भी आ गया, अभी नोटिस करो कितना टर्म्स आएगा। m1 m2 का एक टर्म आएगा और रादर m4 तक तो हमारे पास 6 टर्म्स ऑलरेडी थे, m5 के लिए 4 एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगे। सो दैट विल बी 10 टर्म्स। थोड़ा अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे दैट विल बी nc2 एंड nc2 मतलब n-1 अपॉन 2। तो ये थोड़ा बहुत एक बेसिक कैलकुलेशन टाइप हो गया। इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस कि अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आया तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस लॉजिक के हिसाब से हम लिखेंगे। सो या दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन ऑन सैटेलाइट्स एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। सैटेलाइट्स में एक टाइप का सैटेलाइट होता है समथिंग कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब इसका जो टाइम पीरियड रहेगा it will be equal to time period of rotation of the earth which is 24 hours। 24 hours को हमें seconds में convert करने भी आना चाहिए। this will be 24 into hours मतलब 60 minutes and 1 minute is 60 seconds। ये टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 86400 seconds। ये वैल्यू हो सके तो याद रख लेना। टाइम पीरियड मतलब एक दिन में कितना टाइम आता है, सो दैट इज 24 hours एंड इन सेकेंड्स इट इज 86400। सो अगर कभी तुमसे अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी पूछ लिया, द फॉर्मूला इज 2π/t, so that will be 2π upon 86400। एक 2 कट कर सकेंगे बट बियॉन्ड दैट देयर इज नो मेजर सिंप्लीफिकेशन। और ये यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में बिकॉज दैट्स द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी।
लेट्स गेट बैक हियर. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब अगर ये अर्थ है एंड लेट अस से ये एक सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास घूमेगा कुछ इस तरीके के सर्कुलर ऑर्बिट में. अगर ये अर्थ का एक्सिस है एंड अर्थ मेक्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, तो ये सैटेलाइट भी वन रोटेशन कवर करेगा इन 24 आवर्स. आप थोड़ा सोचने का ट्राई करोगे ना, तो मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है. फॉर दिस मैन, एज ही टर्न्स अलॉन्ग विद द अर्थ, द सैटेलाइट ऑल्सो मूव्स अलॉन्ग विद हिम. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो रहेगा वो एट अ सर्टेन पॉइंट, अगर अर्थ के ऊपर खड़े रह के अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखेंगे तो हमें लगेगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नॉट मूविंग. ऐसा इसलिए बिकॉज इट इज मूविंग अलॉन्ग विद अस ओनली. सो द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पर्सन ऑन अर्थ एंड अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये रिलेटिव वेलोसिटी जीरो रहेगा. So for a person standing on earth, he might feel that the geostationary satellite is completely at rest and it is exactly on top of him. So yeah, geostationary satellite के बारे में ये थोड़ा discussion था. That's the time period of earth and hence the geostationary satellite. और ये ओमेगा रहेगा for earth and the geostationary satellite. सैटेलाइट पे ही अगर हम एक कॉन्सेप्ट कहें वेटलेसनेस का, सो मान लो ये अर्थ है और अर्थ के आसपास एक सैटेलाइट रिवॉल्व करता है एंड लेट अस से सैटेलाइट में प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन खड़ा है. अ पर्सन हु इज सेंट इन स्पेस, ही विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस. मतलब सैटेलाइट में बैठ के अगर एक पर्सन को अर्थ के आसपास घुमाया तो दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्सपीरियंस वेटलेसनेस. इसका आंसर ऐसा है कि पर्सन का जो वेट है इट इज mg. I know g is gravity at the surface of earth and at a height h it will be mgh. So consider mgh. mgh is weight of the person and person का अगर सिर्फ acceleration due to gravity देखेंगे तो that will be gh only. But at the same time जब ये सैटेलाइट घूमेगा तो सैटेलाइट ऑल्सो रिवॉल्व्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड किया जाएगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद द अर्थ ओनली. मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सैटेलाइट के प्लेटफॉर्म को रिवॉल्व होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो सैटेलाइट के फ्लोर का एक्सेलरेशन भी gh ही रहेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब ये केस तुम एक लिफ्ट की तरह एज्यूम कर सकते हो. जब भी लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा रहता था, पर्सन का वेट mg नीचे की तरफ था एंड लिफ्ट का एक्सेलरेशन a अगर नीचे की तरफ आया तो पर्सन एक स्यूडो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा a ऊपर की तरफ. अगर स्यूडो एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है तो ma विल बी द अपवर्ड फोर्स एंड द अपैरेंट वेट, मतलब पर्सन डाउनवर्ड फोर्स जो नेट अप्लाई करेगा दैट विल बी mg माइनस ma. सो जो नॉर्मल रिएक्शन पर्सन पे आएगा दैट विल ऑल्सो बी mg माइनस ma ओनली. सो पर्सन का अपैरेंट वेट हो जाएगा mg माइनस ma. m कॉमन ले लिया तो g माइनस a. यही सेम सेटअप यहां पर है दैट दिस फ्लोर इज एक्टिंग लाइक द लिफ्ट. इस फ्लोर का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन gh है, पर्सन का भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन gh ही है. तो पर्सन का जो नॉर्मल रिएक्शन मतलब अपैरेंट वेट आएगा दैट विल बी m gh माइनस gh. इस केस में द नॉर्मल रिएक्शन विल बी m gh माइनस gh एंड दैट मेक्स इट जीरो. क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जीरो आया तो पर्सन का अपैरेंट वेट यहां पे जीरो आएगा एंड बिकॉज द अपैरेंट वेट इज जीरो, पर्सन विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस व्हेन ही इज देयर इन अ सैटेलाइट. तो ये भी एक कॉन्सेप्ट रहेगा, ये भी समझ के रखना है. एंड या विद दैट वील गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉज. सो मेनली केपलर्स 3 लॉज हमें सीखने होंगे. फर्स्ट लॉ कहता है कि जो अर्थ का ऑर्बिट रहेगा, अर्थ्स ऑर्बिट इज नॉट सर्क्यूलर, इट इज रादर एलिप्टिकल. एंड सन जो रहेगा, सन एक फोकस पे रहेगा. सो इधर सन विल बी एट दिस फोकस और यू कैन कॉल इट एट दिस फोकस. सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन विल बी लोकेटेड एट वन ऑफ द फोसाई. ये हो जाएगा केपलर्स फर्स्ट लॉ. सो ये सन और या तो यहां पे रहेगा या तो यहां पे रहेगा एंड दैट डॉट योर रिप्रेजेंट्स द अर्थ एंड दिस एलिप्स रिप्रेजेंट्स द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ. सेकेंड लॉ ये है कि अगर सन से अर्थ की तरफ एक रेडियस वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो अर्थ तो मूवमेंट करते रहेगा. लेट अस से अर्थ मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर इन अ टाइम इक्वल टू t. तो रेडियस वेक्टर ने इतना एरिया स्वाइप आउट किया. दिस मच एरिया हैज बीन स्वाइप्ड आउट इन अ टाइम व्हिच इज इक्वल टू t. इसे रब कर ले. Now let us say the earth was at some point over here and in the same amount of time t, the earth has moved from here to here. So again, if you draw the radius vector from sun towards the earth, you will realize that the area swiped out is this.
सो केपलर का सेकेंड लॉ बोलता है दैट इफ द टाइम इंटरवल्स आर इक्वल देन द एरिया स्वाइप्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू अर्थ इज गोइंग टू बी इक्वल. सो इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी. द एरिया स्वाइप्ड आउट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी. So second Kepler's law says that dA by dt is going to be constant. dA by dt मतलब aerial velocity. So planet का aerial velocity constant रहेगा. That is what Kepler's second law states. And जैसे मैंने meaning में बोला कि radius vector drawn from sun to the earth, that radius vector will swipe out equal areas in equal intervals of time. सो ये हो गया केपलर का सेकेंड लॉ. इसका एक डेरिवेशन भी हमें करना होगा. सो द डेरिवेशन गोज लाइक दिस. लेट अस से द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज v. सो लेट अस से अर्थ यहां पर था एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज v. इन अ टाइम इंटरवल dt द अर्थ travels from year to year. So the earth has traveled from year to year in a time interval dt. अगर अर्थ का वेलोसिटी v था, टाइम इंटरवल dt है, तो इतना जो लेंथ आएगा दैट विल बी v dt. एंड दिस इज द एरिया दैट द रेडियस वेक्टर हैज स्वाइप्ड आउट एंड दैट एरिया विल बी dA. अब सर्कल्स में हमने पढ़ा था, सर्कल्स रादर एकदम वेरी फर्स्ट चैप्टर एंगल्स एंड मेजरमेंट्स, इसमें हमने पढ़ा था दैट इफ दिस इज अ सर्कल एंड दिस सेंट्रल एंगल इज थीटा, अगर थीटा को रेडियन में लिखा तो जो लेंथ ऑफ आर्क रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क विल बी r थीटा एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाफ इनटू r स्क्वायर थीटा. एंड हाफ आर स्क्वायर थीटा में आर थीटा को अगर लेंथ ऑफ आर्क एस डाल दे, सो इसमें से आर थीटा सेपरेट करेंगे, सो दैट विल बी हाफ आर इंटू आर थीटा. एंड आर थीटा को अगर एस डाल दिया तो ये जो एरिया मिला, सेक्टर एरिया इज गिवन बाय हाफ इंटू आर इंटू एस. नाउ दिस एरिया इज अ स्मॉल एरिया एंड दैट स्मॉल एरिया कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल ओनली. तो इतना एरिया जो रहेगा वी विल राइट इट विद द सेम फॉर्मूला हाफ इंटू आर इंटू एस. सो वी विल राइट डी ए एज हाफ आर एंड s मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क बिकम्स v dt. अब dt को हम यहां नीचे ले लेंगे, सो वी विल हैव dA by dt इज इक्वल्स टू हाफ rv, सो दैट विल बी rv by 2. हम ऊपर नीचे m के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. नाउ mvr बिकम्स अ क्वांटिटी कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज mvr. सो यहां पे अगर mvr को L डाल दिया, सो हमें मिलेगा dA by dt इज इक्वल्स टू L by 2m. तो ये हमारा एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला बना. अब ये कांस्टेंट क्यों है इसे समझो. अगर ये सन और अर्थ का सिस्टम कंसिडर करेंगे तो सन अर्थ के सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस एंटायर सिस्टम. ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. सो व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, angular momentum remains constant because there is no external unbalanced force or torque on the system. सो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है और अर्थ जब भी रिवॉल्व करेगा तब रेवोल्यूशन के टाइम अर्थ का मास चेंज नहीं होगा, तो एल भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, सो ओवरऑल एल बाई 2m का वैल्यू कांस्टेंट आया. एंड दैट इज द रीजन वी आर कंक्लूडिंग दैट dA by dt इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू. सो dA by dt कांस्टेंट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी केपलर्स सेकंड लॉ. एंड फाइनली केपलर्स थर्ड लॉ ले लो. सो केपलर्स थर्ड लॉ सिंपली स्टेट्स कि अगर ये तुम्हारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ आ जाएगा. दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस विच इज 2a, और इसका हाफ करेंगे तो हाफ द सेमी मेजर एक्सिस विल बी a. द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द 3/2 पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस का लेंथ 2a, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ a. So the time period of the revolution of Earth will be proportional to 3/2 power of the semi major axis. ये बन गया केपलर्स थर्ड लॉ. इसी पूरे सेटअप में एक इक्वेशन हमें डिराइव करना होगा. सो एलिप्स के लिए अगर हम सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लें तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते थे a, 0. यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा. फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, e, 0.
यहाँ का जो फोकस रहेगा दैट विल बी माइनस ए ई कॉमा 0 एंड द वर्टेक्स हियर विल बी माइनस ए कॉमा 0. सो दिस पॉइंट, लेट अस से द सन इज ओवर हियर. सन अगर ये पॉजिटिव वाले फोकस पे रहेगा तो द पॉइंट दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन इज कॉल्ड अपॉजी एंड द पॉइंट दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड पेरिजी. अब मैंने कहा कि प्लैनेट जब भी रिवॉल्व करेगा सन के आसपास तभी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब एमवीआर कांस्टेंट आएगा. मैथमेटिकल पार्ट के साथ आगे बढ़े उससे पहले इसका भी एक इन्फरेंस समझ लो. अगर एमवीआर कांस्टेंट है तो एम तो वैसे ही कांस्टेंट है बिकॉज प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो मास तो चेंज होने वाला नहीं था. वी और आर का रिलेशन ऐसा रहेगा कि v इंटू आर अगर कांस्टेंट है तो v बिकम्स सम कांस्टेंट अपॉन r. सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. मतलब r बढ़ेगा तो v कम होगा. मतलब अगर प्लैनेट नजदीक रहेगा तो r का वैल्यू छोटा रहेगा और v बड़ा रहेगा. एंड एज द प्लैनेट गोज अवे r का वैल्यू जो है वो बड़ा होते रहेगा एंड करस्पॉन्डिंग v का वैल्यू छोटा होते रहेगा. सो इफ प्लैनेट इज क्लोजर टू सन देन r का वैल्यू छोटा रहेगा एंड v का वैल्यू बड़ा रहेगा. दैट इज प्लैनेट विल मूव फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन. एंड सेम थिंग इफ प्लैनेट इज अवे फ्रॉम सन देन r का वैल्यू बड़ा रहेगा एंड v का वैल्यू छोटा रहेगा. दैट इज प्लैनेट अवे फ्रॉम सन रहेगा तो डिस्टेंस बड़ा तो r भी बड़ा. एंड क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो r बड़ा है इसलिए v का वैल्यू छोटा रहेगा. तो इफ प्लैनेट इज अवे फ्रॉम द सन द प्लैनेट विल बी मूविंग स्लोली बिकॉज उसका वेलोसिटी कम रहेगा. तो ये एक इन्फरेंस रहेगा इस l इक्वल टू कांस्टेंट वाले पॉइंट का. एंड या विल गो अहेड विद द मैथमेटिकल डेरिवेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट. अपॉजी पे और पेरिजी पे एंगुलर मोमेंटम इक्वल रहेगा बिकॉज प्लैनेट रेवोल्यूशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. सो वी हैव m va इक्वल टू m vp. m तो वैसे ही कांस्टेंट है तो कैंसिल होगा. सो वी विल हैव va अपॉन vp इज इक्वल्स टू rp अपॉन ra. rp मतलब पेरिजी का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस. इतना लेंथ इज ऑलरेडी इक्वल टू a एंड इतना लेंथ इज इक्वल टू ae. तो ये जो टोटल लेंथ यहां से यहां तक आएगा दैट विल बी a प्लस ae. सो rp बनेगा a प्लस ae एंड ra मतलब प्लैनेट का डिस्टेंस एट अपॉजी फ्रॉम द सन. इतना लेंथ. अब इतना टोटल लेंथ a था, इतना लेंथ ae था तो इतना लेंथ आएगा a माइनस ae. सो a माइनस ae वी हैव va अपॉन vp इक्वल टू ऊपर से a कॉमन आएगा नीचे से a कॉमन आएगा कैंसिल होके बचा 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e. सो या दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैथमेटिकल डेरिवेशंस. जितना मुझे याद है ये वाला डेरिवेशन काफी सालों से पेपर में कहीं पूछा गया नहीं है बट इट इज देयर इन द रेफरेंस बुक्स सो मैंने डिस्कस करके रखा है. सो या दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन अराउंड केपलर्स लॉस एंड वी कैन नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर. पहले एक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं. सो लेट अस से इफ दिस इज अ हॉलो स्फीयर, इसका रेडियस r ले लेंगे और मास ऑफ द स्फीयर m ले लेंगे. अगर अंदर का कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे तो मैंने कहा हॉलो स्फीयर है तो सारा का सारा मास पेरीफेरी पे ही रहेगा. अगर अंदर का कोई पॉइंट कंसिडर किया लेट अस से एट अ डिस्टेंस r तो ये जो स्फीयर है ये स्फीयर कोई भी मास एनक्लोज नहीं करता. इस स्फीयर के अंदर क्योंकि कोई मास नहीं है तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो आएगा बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता था ओनली बिकॉज ऑफ द मास विद इन द स्फीयर. सो फॉर अ हॉलो स्फीयर एज लॉन्ग एज स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R g का वैल्यू जीरो आएगा. इससे आगे कंटिन्यू करें उससे पहले एक और फॉर्मूला समझ के रखनी है. वी से दैट f इज माइनस du बाई dr और माइनस du बाई dx. f मतलब फोर्स, u मतलब एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट कुड बी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनीथिंग. in most cases we take u as potential energy and x is any length element. so अगर potential energy का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड उसका नेगेटिव करेंगे
इट विल गिव अस द फॉर्मूला फॉर फोर्स. F अगर माइनस डी यू बाई डी एक्स रहेगा तो यू कैन से माइनस डी यू इज एफ डी एक्स, माइनस भी वहां ले लेंगे, सो ये निकल जाएगा और माइनस एफ डी एक्स आएगा एंड वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. तो u का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. तो ये दो फॉर्मूला हमें याद रखने होंगे. These are two additional formulae that will be used in physics. Not only gravitation, they are applicable all throughout physics. So F is minus du by dx and u मतलब potential energy is minus of integration f dx. अब इसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्रेविटेशन में फोर्स मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट विल बी mg इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब पोटेंशियल एनर्जी. मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वीडियो में थोड़ी देर पहले बोला था that potential energy can be written as m dash into v. So यहां पर भी potential energy को लिख लेंगे m into v. m is the mass of particle and v is the gravitational potential. m constant है, वो डेरिवेटिव के बाहर आएगा एंड लेफ्ट राइट में कैंसिल होगा. तो हमें g का एक फॉर्मूला मिलता है that g is minus dv by dx. So acceleration due to gravity is minus dv by dx, that is negative derivative of potential with respect to distance. इसे भी अगर ऐसे ही रीअरेंज कर लेंगे तो g dx आएगा, माइनस उधर जाएगा और इंटीग्रेट करके मिलेगा v इज इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन g dx. तो ये दो फॉर्मूला एडिशनल हमें याद रखने होंगे इन ग्रेविटेशन एंड बस इसी के साथ आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ. अब g का वैल्यू 0 आया तो g वॉज माइनस dv बाई dx. अगर g 0 आया तो dv बाई dx भी 0 आया. अगर डेरिवेटिव 0 है तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, मतलब v का डेरिवेटिव 0 आया तो v जो रहेगा वो कांस्टेंट आएगा. सो ये अंदर के रीजन में v जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा. सो फॉर r लेस देन r v इज कांस्टेंट एंड v का अंदर के रीजन में कांस्टेंट वैल्यू वही रहेगा जो सरफेस पे आएगा. मतलब सरफेस पे अगर कोई वैल्यू है तो वही कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द इंटीरियर एक्सटेंड होगा. तो v विल बी कांस्टेंट एंड दैट v विल बी v एट द सरफेस ओनली. एंड सरफेस पोटेंशियल का वही फॉर्मूला रहेगा जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था. मैंने पढ़ाया था v का जो फॉर्मूला है इज माइनस जी एम बाय आर. तो यहां सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी माइनस जी एम बाय आर एंड r will be the radius of the sphere because surface पे जो रहेगा उसके लिए कैपिटल R ही लेना पड़ेगा एंड v इनसाइड कांस्टेंट रहेगा. तो ये माइनस जी एम बाई आर का जो सरफेस पे वैल्यू आया वही वैल्यू एट एवरी इंटीरियर पॉइंट हमें पोटेंशियल के लिए मिलेगा. सो v इनसाइड इज माइनस जी एम बाई आर एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर. अगर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R होगा मतलब हॉलो स्फीयर में अंदर कोई मास नहीं है तो g का वैल्यू अंदर हॉलो स्फीयर के अंदर जो है वो 0 आएगा. अगर r इक्वल टू r लोगे मतलब एट द सरफेस तो v का फॉर्मूला आएगा माइनस जी एम बाई कैपिटल R एंड g का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी जी एम बाई आर स्क्वायर. एंड इफ यू गो फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R मतलब इफ यू टेक अ पॉइंट आउट ऑफ द अर्थ एंड लेट्स से यू जस्ट ड्रॉ डॉटेड सर्कल हियर. अब ये डॉटेड सर्कल ड्रॉ किया नहीं किया एक ही बात है. दिस पॉइंट अगर r तुमने यहां पर लिया मतलब यू टेक अ पॉइंट आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ ओके नॉट अर्थ हॉलो स्फीयर है. तो हॉलो स्फीयर के बाहर अगर डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर से एक पॉइंट तुमने लिया तो स्मॉल g का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी जी एम बाई आर स्क्वायर ओनली. इट्स द सेम फॉर्मूला दैट यू हैड डन अर्लियर फॉर अर्थ एंड पोटेंशियल का भी वही फॉर्मूला आएगा माइनस जी एम बट बाई स्मॉल r. तो ये हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया. And finally, we need to take potential due to a solid sphere. So when we say potential due to a solid sphere, सरफेस पे और बाहर का जो पॉइंट है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये सॉलिड स्फीयर है. सो व्हेन वी टेक r इक्वल टू कैपिटल R मतलब अगर पॉइंट लिया सरफेस ऑफ द अर्थ पे तो स्मॉल g का फॉर्मूला बन जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा माइनस जी एम बाई आर. एंड अगर r ग्रेटर देन r ले लिया तो स्मॉल g का जो फॉर्मूला है दैट विल बी जी एम बाई स्मॉल r स्क्वायर एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा माइनस जी एम बाई स्मॉल r वेयर r मतलब सेंटर से डिस्टेंस रहेगा इस पॉइंट का जो अर्थ के बाहर हमने कंसिडर किया.
So this will be small r, this will be capital R, and this will be h. So as usual you can say small r is capital R plus h. Now comes the twist when you take a point inside the solid sphere. अगर small r हमने solid sphere के अंदर लिया, सबसे पहले इस पॉइंट पे ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. ग्रेविटी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर. इट इज वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ. तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने निकाला था जी डी अपॉन जी इज स्मॉल आर बाई कैपिटल आर. जी को राइट में लेके यू कैन से जी डी इज स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू जी, एंड डेप्थ के टर्म्स में चाहिए तो जी डी अपॉन जी इज 1 माइनस डी बाई आर. तो जी का फॉर्मूला तो निकाल चुके थे. आर लेस देन कैपिटल आर, जी इज आई सेड जी डी विल बी जी into small r by capital R, or you can say G is G into 1 minus D by R. बट इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें कैलकुलस के हेल्प से ये पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना होगा. सो आई विल जस्ट रीड्रॉ दैट एंटायर डायग्राम. ये सॉलिड स्फीयर था. कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ. आई हैव टेकन अ पॉइंट over here at a distance of small r from the center of the earth, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहेगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे कैलकुलस का हेल्प कुछ ऐसे लेंगे. द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी, यू टेक अ स्फेरिकल शेल ओवर हियर. ये स्फेरिकल शेल का रेडियस k ले लेंगे और थिकनेस ले लेंगे dk. So the thickness of the shell we are taking it as dk. इस शेल के वजह से, जो कि रेडियस k था, शेल के वजह से बाहर के पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, दैट पोटेंशियल विल बी गिवन बाय माइनस जी. शेल छोटा है तो मास भी छोटा रहेगा, तो माइनस जी डी एम बाई इस शेल का या इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू स्मॉल आर. तो माइनस जी डी एम बाई स्मॉल आर इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस शेल ऑफ रेडियस k एंड थिकनेस dk. ये छोटा सा पोटेंशियल रहेगा. इसे इंटीग्रेट अगर करेंगे तो इसे इंटीग्रेट करके हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा इस पॉइंट पे, और इंटीग्रेशन के लिमिट लिए जाएंगे k के लिमिट के हिसाब से. सो इफ द फर्स्ट शेल इज टेकन हियर, k का वैल्यू 0 रहेगा एंड दोस k शेल्स विल कंटिन्यू अप टिल हियर. तो k का जो वैल्यू रहेगा इट विल रेंज फ्रॉम 0 अप टू स्मॉल r. तो इसका लिमिट रहेगा 0 टू स्मॉल r. अब आगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो आएगा, एक तो ये अंदर वाले शेल्स ने पोटेंशियल क्रिएट किया इस पॉइंट पे, जो हमने इस टर्म में कैलकुलेट किया, और अभी ये जो बाहर वाला पार्ट इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो हमें अलग से कैलकुलेट करना होगा. सो यू टेक अ शेल ओवर हियर. द रेडियस ऑफ दिस शेल लेट्स कॉल इट p, एंड द थिकनेस ऑफ दैट शेल लेट्स कॉल इट dp. तो ये dp का शेल एक इंटीरियर पॉइंट पे क्या पोटेंशियल क्रिएट करेगा, इसका फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. हमने कहा था कि शेल के अंदर इंटीरियर पे जो भी पॉइंट रहेगा, इधर वही पोटेंशियल आएगा जो शेल का सरफेस पोटेंशियल होगा. तो इस शेल का सरफेस पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाय आर. तो ये हो जाएगा, प्लस करना होगा माइनस जी. शेल का मास छोटा रहेगा तो इंस्टेड ऑफ m वी विल यूज द टर्म dm डिवाइडेड बाय शेल का रेडियस p है. तो माइनस जी डी एम बाई पी इस शेल का सरफेस पोटेंशियल आएगा. लेकिन क्योंकि ये शेल है तो शेल अपने इंटीरियर पॉइंट पे वही पोटेंशियल बनाएगा जो उसका सरफेस पोटेंशियल आएगा. तो इस पॉइंट पे शेल की वजह से जो पोटेंशियल आया वो बना माइनस जी डी एम बाई पी. अब ऐसे काफी सारे शेल्स एक्सटेंड होंगे फ्रॉम दिस लेवल अप टू द रेडियस और अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ये सारे शेल्स का जो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, वो टोटल पोटेंशियल इसे इंटीग्रेट करके हमें मिलेगा. इंटीग्रेशन का लिमिट देखेंगे तो these p shells are starting from this point, that is radius r, and extending up to the surface of the earth which has the radius as capital R. तो इसका लिमिट आ जाएगा स्मॉल r से लेके कैपिटल R. बस इसी को सिंप्लीफाई करके हमें इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा. सो v बनेगा, इन दोनों में से माइनस जी हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r, ये अपॉन r आएगा, एंड dm मतलब इस शेल का मास लिखा जाएगा एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ द अर्थ रो ले लेंगे, एंड इस शेल का वॉल्यूम आएगा इसका सरफेस एरिया इनटू उसका थिकनेस.
शेल का सरफेस एरिया 4 पाई के स्क्वायर एंड थिकनेस बनेगा डी के, प्लस हमारे पास ये वाला टर्म है, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर, माइनस जी हमने निकाल लिया था बाहर, और डीएम बाई पी, सो अपॉन में आएगा पी, एंड डीएम मतलब ये रेड वाले शेल का मास, इसका मास भी लिखेंगे एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी रो इंटू इसका वॉल्यूम आएगा इसी का सरफेस एरिया इंटू द थिकनेस डीपी, सो सरफेस एरिया 4 पाई पी स्क्वायर एंड थिकनेस डीपी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो v बनेगा माइनस जी, यहां से रो इंटू 4 पाई कॉमन आएगा, रो इंटू 4 पाई इसमें से भी आएगा, सो वो रो इंटू 4 पाई कॉमन हम बाहर ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास रो इंटू 4 पाई कॉमन लेके यहां पर बचेगा के स्क्वायर डी के बाय आर। अब स्मॉल आर कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आएगा, एंड के स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये बनेगा के क्यूब बाई 3, तो ये बन गया 1 बाय आर क्यूब के क्यूब बाई 3 फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू स्मॉल आर। इसी लिमिट को अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे तो ये बन जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस 0, सो सिंपली आर क्यूब बाई 3, और ये 1 बाय आर भी था तो 1 बाय आर इंटू आर क्यूब बाई 3, ये टोटल हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3। फिर प्लस यहां से इतना पार्ट कॉमन जा चुका था, ये p और ये p स्क्वायर कट होके p आएगा, एंड p dp का इंटीग्रेशन इज सिंपली p स्क्वायर बाई 2, p स्क्वायर बाई 2 में कैपिटल R और स्मॉल r डाल देंगे तो ये बनेगा r स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2। अब r स्क्वायर बाई 3 माइनस r स्क्वायर बाई 2, सो r स्क्वायर बाई 3 माइनस r स्क्वायर बाई 2, इट इज 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 2s are 6, तो ये बन जाएगा माइनस आर स्क्वायर बाई 6, सो टोटल करके इसे सिर्फ लिख लेंगे माइनस आर स्क्वायर बाई 6। ऑल्सो डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ अर्थ को लिख लेंगे मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो ये बन जाएगा कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4 पाई आर क्यूब बाई 3, सो ऊपर नीचे 4 पाई भी कैंसिल होगा, और ये 3 जो ऊपर जाएगा दैट 3 कैन बी मल्टीप्लाइड इनसाइड द ब्रैकेट, तो 3 जैसे ही अंदर जाएगा v का फॉर्मूला बनेगा माइनस जी एम बाई आर क्यूब, 3 जैसे ही अंदर गया ये बन जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2 माइनस इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करके बनेगा सिंपली r स्क्वायर बाई 2। अब यहां से हम कैपिटल R स्क्वायर भी बाहर ले लेंगे, और ये बाई 2 भी कॉमन है तो उसे भी बाहर ले लेंगे, तो ये बनेगा माइनस जी एम आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। अब आर स्क्वायर बाय आर क्यूब कट होके सिर्फ नीचे आर बचेगा, तो माइनस जी एम बाय आर, ये 2 भी बाहर लिया था तो माइनस जी एम बाई 2r, और ब्रैकेट में बचा 3 माइनस यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर था नहीं तो कॉमन लेने के बाद कैपिटल आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यू कैन से आर बाय आर द होल स्क्वायर। तो ये बन गया फाइनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला में अगर स्मॉल r को 0 ले लेंगे, सो अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एट सेंटर क्या रहेगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर के लिए स्मॉल r को 0 डालेंगे तो ये टर्म एलिमिनेट हो गया एंड सिर्फ 3 बचेगा, तो माइनस 3 जी एम बाई 2r becomes the formula for potential at center of the sphere, एंड सेंटर पे नहीं बट स्मॉल r के डिस्टेंस पे अगर फॉर्मूला पूछा तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। फाइनल फॉर्मूला के साथ ये थोड़ा डेरिवेशन भी याद रख लोगे तो कैलकुलस का तुम्हारा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड या दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जहां पे हमने पोटेंशियल निकाला इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। I gave you the derivation and I've asked you to remember the final formula also. The next concept is about finding escape velocity. So let's say for suppose ये अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे है लेकिन रेस्ट पे है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्केप कराना है, तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे फेंकना पड़ेगा। दैट इज आई विल हैव टू गिव काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट and the kinetic energy must be enough for the object to escape the surface of earth, or to escape the not the surface, to escape the gravitational influence of the earth। तो कितना काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा ये हमें ढूंढना होगा, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी हमने दिया इस ऑब्जेक्ट को
सच दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उस वेलोसिटी को कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। सो अगर ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगा। पोटेंशियल एनर्जी विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज m into the potential at this point due to the earth। पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ, इसका फॉर्मूला माइनस जी एम बाय आर था, तो ये बनेगा m इंटू माइनस जी, m मतलब मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r, बिकॉज सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी का टोटल बन गया माइनस जी एम एम बाय आर। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 0 plus minus gmm by r, that is minus gmm by r। so binding energy मतलब total energy को अगर हम जीरो बना देंगे, it means that the object has escaped the gravitational influence of earth। तो total energy को अगर जीरो या पॉजिटिव बनाना है तो मिनिमम एनर्जी जो मुझे सप्लाई करना पड़ेगा दैट विल बी प्लस gmm by r, तो यही बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। and this binding energy will be provided in the form of kinetic energy। so kinetic energy is half mv square, and ये जो velocity हमने ऑब्जेक्ट को दिया यही होगा ऑब्जेक्ट का escape velocity। so that half mv square is the binding energy, मतलब kinetic energy है, and binding energy is provided in the form of kinetic energy। so this binding energy is half mve square, and by formula it is gmm by r। so you can cancel that m on the left and right, and finally you get the escape velocity formula as root over 2gm by r। अगर ऊपर नीचे r के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2gm by r square into capital R, and gm by r square is small g, means acceleration due to gravity at the surface of earth। तो you can write it as root over 2gr also। तो ये एक फॉर्मूला बना और ये दूसरा फॉर्मूला बना फॉर escape velocity। escape velocity मतलब like I said, the minimum velocity you need to give an object such that it escapes the gravitational influence of the earth। अगर VE का फॉर्मूला देखेंगे तो VE के फॉर्मूला को देख के मालूम पड़ता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m कहीं आया ही नहीं है। It means that the escape velocity does not depend on the mass of the object, it only depends on capital M, means mass of the planet, and R मतलब radius of the planet। मतलब escape velocity अगर एक छोटे से स्टोन का देखेंगे या एक बड़े से माउंटेन का देखेंगे, तो छोटा सा स्टोन हो बड़ा सा माउंटेन हो, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट हो लाइट ऑब्जेक्ट हो, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिसाइड एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगा। एस्केप वेलोसिटी फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, लाइट और हैवी, डज नॉट मैटर। एस्केप वेलोसिटी फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ओवर 2gm by r ओनली। मास ऑफ अर्थ मैंने कहा था 6 × 10⁻24 kg है। R का वैल्यू मैंने कहा था इट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर, एंड G का वैल्यू भी पता है, ये कांस्टेंट है, इट इज 6.67 × 10⁻11। तो ये सारे वैल्यूज जब यहाँ पे डाल देंगे तब एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकल के आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ यू कैन रिमेंबर दिस वैल्यू इट विल बी हेल्पफुल इन सर्टेन न्यूमेरिकल्स। बाकी मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में तो फॉर्मूला ही तुम्हें अप्लाई करना होगा। सो ये वाला वैल्यू याद रखना। And yeah, that's the entire concept about escape velocity। With that, I am done with discussing everything I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.